ओम नमस्कार बंधु। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कागज पर ज्योतिष पर। जी हाँ, ये हमारा दूसरा चैनल है। पहले चैनल का नाम है कागज पर टोटके। इस चैनल पर हम आपको कागज पर ज्योतिष पर हम आपको क्या सिखाते हैं, ज्योतिष व हस्तरेखा का ज्ञान देते हैं। आज जो हम सिखाने वाले हैं वो हस्तरेखा का अध्याय 2 है। जी हाँ, इससे पहले एक वीडियो और बनाई है जिसको हम अध्याय 1 कहते हैं। अगर आप लिंक से पढ़ना चाहते हैं कि आपको सब कुछ बारीकी से समझ में आए तो आपसे अनुरोध है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, अध्याय 1 नहीं पढ़ा है, नहीं समझा है, तो पहले वो देखिए। आई बटन में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। अब हम बताते हैं, एक बार आपको बता देते हैं कि अध्याय 1 में हमने क्या सीखा था। छोटा सा आपको बता देते हैं कि हमने उसमें क्या सीखा था। जैसे कि हम बताते हैं किसी भी बड़ी चीज़ को सीखना हो तो हम उसको कुछ भागों में बांट देते हैं ताकि हर भाग को समझ सकें। ऐसे ही हमने हथेली को 12 भागों में बांटा है, ये आप देख सकते हैं। ये सभी हमने बांटा हुआ है। आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं? आज हम इस भाग के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम गुरु पर्वत के बारे में बात करेंगे। गुरु पर्वत इतना महत्वपूर्ण क्यों है वो भी आज हम आपको बताएंगे, और क्या कौन कौन सी लकीरें, कौन कौन से उभार, कौन कौन सी उन्नत इसमें जरूरी है देखना, ताकि हम बता कर सकें कि क्या चीज अशुभ है और क्या चीज शुभ है और क्या चीज मध्यम है। हम काफी कुछ इस गुरु पर्वत के बारे में, सिर्फ इतने भाग के बारे में आपको आज डिटेल में बिल्कुल बताएंगे। जब आप ये वीडियो खत्म हो जाएगी तो आप इस भाग के सारे काफी कुछ जान सकेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम स्थितियां समझें, हमें गुरु पर्वत की स्थितियों के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। देखिए, गुरु पर्वत कहाँ पर है? ये हिस्सा जो है तर्जनी उंगली के ठीक नीचे बताशे के बराबर कह सकते हैं। यह हिस्सा गुरु पर्वत का कहलाता है। यह हिस्सा गुरु पर्वत का कहलाता है। इस पर्वत का शुभ स्थिति में होना व्यक्ति को देवतुल्य बनाता है। कब बनाएगा? जब ये शुभ स्थिति में हो। शुभ स्थिति में कब होगा वो हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे। देवतुल्य का मतलब इंसान जो होगा वो महान कहलाएगा। अगर देवतुल्य है तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, इंसान जो है वो महान होगा, मान सम्मान होगा, उसका महत्वाकांक्षा काफी ज्यादा होती है, बड़ी होती है, सोच अलग होती है ऐसे लोगों की। तो इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं कि ये हिस्सा गुरु पर्वत का, जिसको हम गुरु क्षेत्र भी कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपको समझना जरूरी है। अब ज्योतिष की भाषा में जरा समझिए कि ज्योतिष में गुरु को देवताओं का आचार्य, अति कृपालु, शुभ, सौम्य और धार्मिक माना गया है। अब विज्ञान की दृष्टि से ये जानना जरूरी है, जिसमें आपको समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। जैसे कि हमने अपने ज्योतिष वाले वीडियो में भी बताया था कि हर ग्रह का अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है। विज्ञान के अनुसार बृहस्पति ग्रह यानी कि गुरु सबसे विशाल है, सबसे विशाल ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है। तो इसका गुरुत्वाकर्षण बल जो है काफी प्रबल है, काफी ताकतवर है। अंतरिक्ष में होने वाले जितने भी उल्कापिंड होते हैं, जिसको अंग्रेजी में एस्टेरॉयड कहते हैं, ये अपनी तरफ 80 से 90% एस्टेरॉयड को अपनी तरफ खींच लेता है। इससे फायदा क्या होता है? किसको होता है? पृथ्वी को और अन्य ग्रहों को। ये एस्टेरॉयड जो पृथ्वी पर गिर सकते थे वो बृहस्पति ग्रह यानी कि गुरु अपनी तरफ खींच लेता है और पृथ्वी की रक्षा करता है, अन्य ग्रहों की भी रक्षा करता है। अब सोचिए, अकारण ही किसी के ऊपर कृपा करना, ऐसा महान गुण या स्वभाव तो महात्माओं व संतों का ही होता है। दूसरों की विपत्तियां स्वयं पर लेने से ही गुरु को इतना महान माना गया है। तो इसीलिए ये जो भाग है, इतना छोटा सा भाग है जो बहुत महत्वपूर्ण है समझना। आज आपको इसके बारे में पूरा डिटेल में हम आपको समझाएंगे। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में गुरु की दृष्टि को अमृत दृष्टि कहा गया है, जबकि कुंडली में उसका बैठना शुभ नहीं होता है। शुभ क्यों नहीं होता है? क्योंकि पूरे सौर मंडल की जो विपत्तियां हैं गुरु अपनी ओर खींच लेता है। अब अपनी ओर समस्याएं, विपत्तियां खींच रहा है तो कोई नहीं चाहेगा कि उसकी कुंडली में समस्याएं आए, बार बार आए। मगर हर कोई ये चाहेगा कि अमृत दृष्टि बनी रहे, ताकि जो हमारी ऊपर जो वो विपत्तियां आने वाली हैं, समस्याएं आने वाली हैं, वो बृहस्पति ग्रह यानी कि गुरु पर्वत अपनी ओर खींच ले। गुरु पर्वत कौन सा है? ये स्थान जो है ये गुरु पर्वत का है। इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। आपको अभी ये समझ लीजिए, बस इंट्रोडक्शन दिया है कि कितना महत्वपूर्ण है, कितना महान बनाता है गुरु पर्वत।
इस प्रकार उसकी दृष्टि या प्रभाव क्षेत्र में आए ग्रहों की रक्षा होती है। जैसे कि पृथ्वी की रक्षा होती है, ऐसे ही अगर हमारी कुंडली में इसकी दृष्टि बनी रहे गुरु की यानी बृहस्पति की, तो हमारी रक्षा होती है, विपत्तियों से हमें बचाता है। देखिए, शुभ स्थिति है, मध्यम स्थिति है और अशुभ स्थिति है। गुरु पर्वत को समझने के लिए हमने ये समझ लिया, हमने 3 हिस्सों में 3 प्रभाव में इसको बांटा है। या तो शुभ स्थिति होगी तो जैसा हमने बताया था, इंसान देवतुल्य होगा, महान होगा। अब सब कुछ ही शुभ नहीं हो सकता है, सब कुछ ही अशुभ नहीं हो सकता है, इसके बीच में भी हो सकता है कि जिसमें कुछ शुभ हो कुछ अशुभ हो स्थिति, उसको मध्यम स्थिति कहा जाता है। और कुछ स्थिति ऐसी होगी जो अशुभ स्थिति कहलाएगी इस भाग की। तो हमें समझना होगा कि कैसा होना चाहिए, शुभ स्थिति में कैसा बनावट होती है गुरु पर्वत की, मध्यम स्थिति में कैसी बनावट होगी और अशुभ स्थिति होगी तो इस हिस्से की कैसी बनावट होगी। चलिए अब एक एक करके हम इसको समझते हैं। चलिए अब बात करते हैं सीधा गुरु पर्वत की शुभ स्थिति क्या है। कैसे शुभ स्थिति में इंसान, जैसे कि हमने बताया था, देवतुल्य हो जाता है, महान हो जाता है। यदि गुरु पर्वत, पहले देख लीजिए गुरु पर्वत हाथ पे, ये जो हाथ है, गुरु पर्वत का जो क्षेत्र है वो ये है। गुरु पर्वत, पर्वत मतलब क्षेत्र या भाग। गुरु पर्वत सामान्य रूप से उन्नत हो, सामान्य रूप से उन्नत होना चाहिए। यानी कि ये जो हिस्सा है गुरु पर्वत का, ये सामान्य रूप से उभरा हुआ हो, उठा हुआ हो। अगर साइड से देखें इसको तो ये यूं जा रहा हो, कुछ इस तरीके से जा रहा हो। ऐसा ना हो कि बिल्कुल यूं सपाट सा हो, सपाट नहीं होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, समतल। समतल का मतलब जो उभार है, देखिए हाथ, जो आप इस हथेली देख रहे हैं बिल्कुल सीधी है, ना ये झुका रखी है उंगलियों को आगे ना पीछे की तरफ, तो ये बिल्कुल समतल है। ऐसे में उभार होना जरूरी है, उन्नत होना जरूरी है ये हिस्सा, ये गुरु पर्वत। तो ये शुभ स्थिति मानी जाती है। यदि इसका उभार ठीक मध्य भाग में हो, जो उभार है ये बिल्कुल यूं उठ के मध्य में उठ रहा हो और बिल्कुल फिर नीचे उठ चला जाता हो। देखिए जैसे यहाँ से यूं उठा, ये मध्य में उभार है और फिर नीचे की तरफ झुकाव हो गया, तो वो साइड से दिखाई देगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो उसको माना जाता है कि हाँ ये शुभ स्थिति में है। और ना ही दबा हुआ हो अंदर की तरह, ना ही चपटा हो, अंदर की तरफ चपटा हो, ना ही ये अंदर की तरफ दबा हो, यानी कि उभार होना जरूरी है। और ये हथेली में अपने नियत स्थान पर हो। नियत स्थान ये जो है बिल्कुल ये है। ऐसा ना हो कि ये शनि से शुरू हो रहा हो, यहाँ से शुरू हो रहा हो, नहीं, बिल्कुल यहाँ से शुरू होगा यहाँ पे खत्म होगा। ये हिस्सा गुरु पर्वत का कहलाता है। इसका साइड में भी देखते हैं, साइड से कैसा दिखता है। ये जिसका भी हाथ है, इसका बिल्कुल, इनका हाथ दिख रहा है आपको, ये यहाँ से शुरू हो रहा है और ये बीच से उभार है और फिर यहाँ पे आके खत्म हो जाता है। ये गुरु पर्वत है इनका, ये बिल्कुल इनका गुरु पर्वत एकदम सटीक है। देखिए ये व्यक्ति में अगर बिल्कुल शुभ स्थिति में, जैसा हमने बताया, उभार होना चाहिए, मध्यम की तरफ से उभार हो, फिर नीचे की तरफ से चला जाएगा, नीचे ढकल जाएगा। अगर ये ऐसा बिल्कुल सटीक बैठ गया तो शुभ स्थिति कहलाएगी। ये व्यक्ति में सात्विक भावों को बढ़ाने वाली स्थिति है। सात्विक भाव 8 होते हैं, 8 तरीके के होते हैं। किसी में एक भी सात्विक भाव हो तो समझ लीजिए बहुत अच्छी बात है, 2-3 हो तो बेहतरीन स्थिति है, और जिसके अंदर 8 हो के 8 सात्विक भाव है तो समझ लीजिए वो देवतुल्य है, उसको तो प्रणाम है हमारी तरफ से भी। यदि ऐसे में गुरु पर्वत पर कोई शुभ चिन्ह हो, शुभ चिन्ह भी कुछ भी हो सकता है, वो हाथ के ऊपर निर्भर करता है, जमा का निशान हो या सतिया बना हो, कुछ भी हो सकता है, या फिर तिल हो या 2 तिल हो या निशान हो या लकीरें हो, ये सब हम आपको डिटेल में आने वाली वीडियो में सब बताएंगे, एक एक लकीर के बारे में। तो जब अगर शुभ चिन्ह हो तो वो अति शुभ माना गया है गुरु पर्वत को उस कंडीशन में। ऐसी स्थिति का गुरु व्यक्ति को, अब देखिए क्या क्या बनाता है गुरु पर्वत। ज्ञानी हो सकता है वो व्यक्ति, विद्वान, पंडित, विवेकी, दूरदर्शी, धार्मिक, न्यायप्रिय, सहिष्णु, उदार, परोपकारी, उत्साही, स्वाभिमानी, प्रतिभाशाली व प्रतापी। इतने सारे गुण आते हैं। सिर्फ इतना हिस्सा अगर आप ढंग से चेक कर लें किसी इंसान का तो आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। ऐसे ही जो हाथ हैं कम पाए जाते हैं क्योंकि ये शुभ स्थिति है, ये
जैसे कि हमने बताया, बार बार हम आपको बता रहे हैं कहाँ से कैसे चेक करना है। एक तो इसकी स्थिति बिल्कुल ऐसी हो जो कि गुरु पर्वत की होती है, और बिल्कुल क्या होनी चाहिए, उभार होना चाहिए मगर मध्यम की तरफ, और शुरू हो मध्यम में उभार हो, फिर नीचे की तरफ ढकल जाए। ऐसे ही बात करते हैं कि शुभ स्थिति होने पे व्यक्ति कैसा होता है। ऐसा व्यक्ति उच्चाभिलाषी, महत्वाकांक्षी, इसकी महत्वाकांक्षाएं बड़ी बड़ी होती हैं, छोटी सोच नहीं होती है, बड़ी सोच होती है। जीवन में कुछ बड़ा करने की सोच रखते हैं और महान भी बनते हैं अपने क्षेत्र में। समाज में इनका आदर सम्मान तो बढ़ेगा ही। जब व्यक्ति महान हो तो आदर सम्मान तो बढ़ता ही है। और ये हमेशा आगे रहते हैं। इनके अंदर लीडर वाली क्वालिटी पाई जाती है, यानी कि ये लीडर बनना चाहते हैं, हमेशा आगे रहेंगे। चाहे कोई समस्या हो, चाहे अच्छी बात हो, कुछ भी हो, ये हमेशा आपको आगे मिलेंगे। उच्च पद पर भी मिलेंगे हमेशा। अधिकार प्राप्त करते हैं, इनका अधिकारी के रूप में भी आप इनको देखेंगे हमेशा। इनके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता होती है, जन सामान्य को प्रभावित करने की क्षमता होती है, यानी कि ये पॉलिटिशियन के हाथों में आप देखें कभी तो आपको ये गुरु पर्वत एकदम शुभ माना जाएगा। इनके मित्र बहुत होते हैं। आर्थिक स्थिति इनकी अच्छी होती है, उपलब्धियां स्थायी होती हैं। वे समाज में गुरु, आचार्य, लोकप्रिय मंत्री आदि के रूप में लगभग पूजा ही जाता है। तो इनके अंदर इतनी सारी जब क्वालिटी हो किसी इंसान के अंदर, इतने गुण हो, तो इंसान का समाज में आदर सम्मान तो बढ़ता ही है। तो ये तो थी शुभ स्थिति। अब हम बात करेंगे मध्यम स्थिति के बारे में। चलिए अब बात करते हैं मध्यम स्थिति की। जैसे कि हमने कहा था, सब कुछ शुभ नहीं हो सकता, सब कुछ ही अशुभ नहीं हो सकता, तो कुछ मध्यम भी है। यदि गुरु पर्वत आवश्यकता से अधिक उभरा हुआ हो तो इसे हम गुरु पर्वत की मध्यम स्थिति भी कहते हैं। देखिए, ये है सामान्य। अगर यही इसी हाथ पे कुछ इस तरीके से उभार होता, या थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता, या टेढ़ा मेढ़ा होता, तो हम कहते कि ये मध्यम स्थिति में आया है, सामान्य नहीं है। सामान्य होता तो क्या होता, शुभ। असामान्य उभार है, ज़्यादा आगे की तरफ है या टेढ़ा मेढ़ा है, तो वो मध्यम स्थिति में आएगा। ये स्थिति सवगुण को दबाकर रजोगुण को उभारती है। इसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं दोनों, सत्वगुण और रजोगुण। तो इसको समझने के लिए ये समझते हैं, व्यक्ति आदर्शवादी होते हुए भी भौतिकवादी हो जाता है। देखिए, भौतिकवादी होना कोई गलत बात नहीं है। उसकी जो महत्वाकांक्षा है वो अति उच्चाकांक्षा में बदल जाती है। उससे सांसारिक उपलब्धियों को प्राप्त कर लेने की इच्छा तीव्र हो जाती है। ये भी गलत बात नहीं है, चलो ठीक है। जिससे वह अपनी आदर्शवादिता और मौलिकता की उपेक्षा करके यश, सम्मान और धन की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। कोई व्यक्ति अगर यश, सम्मान और धन के लिए प्रयत्न करता है तो ये भी गलत बात नहीं है, हर कोई करता है। मगर बात यह आती है, ये तो शुभ बातें हो गई, अब इसके अंदर अशुभ क्या है। पूर्ण ना हो सकने वाले मंसूबे होते हैं इनके, असंभव या अनप्रैक्टिकल योजनाएं बनाते हैं और उस पे ही निराधार प्रयास करते रहते हैं। ये सोचते तो बहुत बड़ा बड़ा है, उसके लिए प्लानिंग भी करते हैं, बड़ी बड़ी प्लानिंग करते हैं, मगर अनप्रैक्टिकल प्लानिंग होती है, जो सुनने में तो अच्छी लगे एक बार को, मगर जब करना पड़ता है, प्रयास करना होता है, तो वो पूर्ण नहीं हो पाती है, पूरी नहीं हो पाती है। तो ऐसे में इंसान फ्रस्ट्रेटेड होता है। ऐसे लोग अपने ही मुंह से अपनी तारीफें करने लगते हैं, दूसरों पर अपना रौब डालने की कोशिश करते हैं। इनकी आदत बन जाती है। बड़ा बनने की इच्छा के मूल में भी तुलना, ये दूसरों से अपनी तुलना करने की भावना रहती है। अपने को बड़ा दिखाते हैं तुलना कर करके। ईर्ष्या, ऐसे लोगों के अंदर ईर्ष्या भाव बहुत बढ़ जाता है। दूसरों से ये बदला लेना, प्रतिशोध करना, इनमें इनका दिमाग रहता है। और ऐसा व्यक्ति स्वयं को श्रेष्ठ समझता है और दूसरों को अपने से कमतर समझता है, मगर अंदर ही अंदर ये हीन भावना से बहुत ग्रस्त होते हैं। ऐसे ही इनके बारे में थोड़ा और समझते हैं। दूसरों से ये मान्यता पाने, हल्का सा इनको लगता है कि कुछ काम इन्होंने कर दिया बेहतर, तो ये दूसरों से मान्यता यानी कि तारीफ पाना इनको बहुत अच्छा लगता है। व्याकुल रहते हैं कि किसी से इनको तारीफ मिल जाए, मान्यता मिल जाए। ऐसा व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षा पूर्ण करने के लिए पथ भ्रष्ट हो जाता है और अपने पद से हट जाता है, कहीं और मार्ग, किसी और, जैसे कि पहले ये इस मार्ग पे चल रहे थे कुछ अचीव करने के लिए, वो नहीं हुआ तो एकदम से पद बदल देते हैं, दूसरे मार्ग पे चलने लगते हैं, कुछ दूसरा करने लगते हैं।
तो अपने पद बदलते रहते हैं। जीवन में इनके संघर्ष ज़्यादा रहता है, असंतोष रहता है और योग्यता इनकी कम रहती है। तो ये थी मध्यम स्थिति। जैसा कि हमने बताया, उभार कोई ना ज़्यादा हो और ना ही ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सा हो, तो ये मध्यम स्थिति में आती है। और अगर उभार अच्छा होता तो उसको हम कहते शुभ स्थिति। चलिए अब बात करते हैं गुरु पर्वत के अशुभ स्थिति के बारे में। इसके क्या प्रभाव होते हैं और इंसान में क्या लक्षण पाए जाते हैं जब अशुभ स्थिति हो। अशुभ स्थिति गुरु पर्वत में कब होती है? देखिए, जब ये नियत स्थान से शनि की ओर, जब ये मान लीजिए इसकी नियत स्थान है गुरु पर्वत की, ठीक है जी, अगर ये नियत स्थान शनि की तरफ जा रही हो, यानी कि कुछ यहाँ से ये आ रहा हो, ये शनि है या यहाँ से आ रहा हो, तो ये अशुभ माना जाता है। और ये उभरा हुआ नहीं होता, उन्नत नहीं होता, ये सपाट होता है। इसका उभार ऐसा नहीं होता, इसका उभार बिल्कुल सपाट होता है। साइड से देखने पे आपको पता चलेगा इसका उभार जो है बिल्कुल सपाट होता है। तो ये अशुभ स्थिति का सूचक है। ठीक है जी, ये रजोगुण में तमोगुण का छोंक लगा देता है। इसके बारे में हम आपको आने वाले वीडियो में बताएंगे। शनि का प्रभाव ले लेने से ऐसा गुरु व्यक्ति बड़ी बड़ी आकांक्षाओं से हटकर आध्यात्म की ओर चला जाता है। अध्यात्म की ओर जाना कोई गलत बात नहीं है, मगर क्या क्या होता है इसके साथ, ऐसे व्यक्तियों के साथ हम बताते हैं। ऐसे व्यक्ति उदासीन रहकर आत्मात्मिक प्रगति की स्वप्न देखने लगते हैं, उस दिशा में प्रयास नहीं करते हैं, बस सपना देखने में ही इनका दिमाग लगा रहता है। इसकी जीवन शैली और तौर तरीके मनमौजी, मनमाने व अटपटे रहते हैं ऐसे व्यक्तियों के, जिससे ये सांसारिक लोगों के, जो सोसाइटी में या समाज में जो लोग होते हैं, सांसारिक लोग इनको कुछ पागल समझते हैं, सरकावा समझते हैं ऐसे लोगों को, क्योंकि इनके तौर तरीके मनमाने अटपटे से होते हैं थोड़ा। तो कोई भी एक आम इंसान देखेगा तो वो इनको सोचेगा सरका हुआ, यानी कि थोड़ा पागल इंसान। देखिए, इन लोगों में जैसा कि हमने बताया था, आध्यात्म की लालसा बढ़ जाती है और ये सिद्ध योगी व समर्थ गुरु की ढूंढने चले जाते हैं, साधु संतों को ढूंढने में लगे रहते हैं और अपना घर बार तक छोड़ देते हैं। ऐसे व्यक्ति घर बार ये छोड़ देते हैं, उनको ढूंढने में निकल जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं और एकांत में तंत्र मंत्र की साधना का प्रयास करते हैं और अपनी अभिलाषा पूर्ण ना होने पर वापस भी घर लौट जाते हैं। घर से चले तो जाते हैं घर बार छोड़ के तंत्र मंत्र सिद्धि के लिए, मगर ये फिर अपनी अभिलाषाएं जब पूरी नहीं होती है तो घर वापस भी आ जाते हैं। इन लोगों में अन्य शुभ योग हो तो साधना में सिद्धि की प्राप्ति भी कर लेते हैं। अन्य देखिए, जैसे कि ये हम तो सिर्फ अभी गुरु के बारे में बता रहे हैं, इतने सारे भाग और हैं, इनमें से भी इनको कुछ शुभ चिन्ह मिल सकते हैं, शुभ योग मिल सकते हैं। तो अगर वो शुभ मिल जाते हैं तो साधना में सिद्धि प्राप्ति भी कर लेते हैं। ठीक है, किसी प्रकार की सिद्धि हो भी जाए तो ये योग भ्रष्ट हो जाते हैं, ऐसा संभव होता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो असफल होकर भी ऐसा बर्ताव करते हैं, ऐसा ढोंग करते हैं कि वो उनको सिद्धि मिल चुकी है और अब वो एकदम बेहतरीन ज्ञानी बन चुके हैं और विवेकी बन चुके हैं। उनके अंदर काफ़ी धर्म की ज्ञान आ गया है, सहिष्णुता आ गई है, स्वास्थ्य इनका एकदम बेहतरीन है, ऐसा वो ढोंग करते हैं। गुरु में शनि की दशांतर दशा में प्राय उपरोक्त संभावनाएं बनती हैं, जो हमने बताया ऐसी संभावनाएं बनती हैं अगर ये शनि की तरफ से आना शुरू हो जाए गुरु का हिस्सा। और जब आप अपने हाथ को थोड़ा सिकोड़ेंगे तो आपको ये वाली लाइन दिखती है। अगर ये लाइन मध्यम उंगली की तरफ से आ रही है तो आपको पता चल जाएगा। ये घर छोड़कर निकल जाए, इस लालसा को लेकर दुखी व बेचैन रहते हैं ये हमेशा। गुरु पर्वत का दबाव हुआ होना, यानी कि सपाट होना, चपटा होना, स्वास्थ्य, ज्ञान, विवेक, धर्म, सहिष्णुता आदि की हानि करने वाला होता है, जैसे कि हमने आपको पहले ही बता चुके हैं। ये गुरु की निर्बलता को दिखाता है। तो ये निर्बल, जहाँ जहाँ गुरु निर्बल होगा वहाँ वहाँ ये समस्याएं होंगी और जहाँ मजबूत होगा वहाँ पे शुभ स्थितियाँ बनेंगी। तो ये था गुरु पर्वत के बारे में ज्ञान, जिसमें हमने आपको बताया शुभ स्थिति, मध्यम स्थिति और अशुभ स्थिति। ये हमारा दूसरा चैनल है। पहले चैनल का नाम है हमारा कागज पर टोटके, जिसपे हम सभी समस्याओं के टोटके व उपाय बताते हैं,
जो कि घर में करने वाले होते हैं। और यदि आप हमसे व्यक्तिगत तौर पे बात करना चाहते हैं, अपनी समस्या के बारे में बताना चाहते हैं, तो टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप है जिसका नाम है कागज़ पर टोटके। इसको सर्च करें, आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा। तो यहाँ तक वीडियो देखा आपने, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। भविष्य में हम आपके लिए ऐसे ही सेवा करते रहेंगे और ऐसे ही आपको ज्ञान देते रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।